और ऐसा क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी में कि इससे 10 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन या 10 मिनट के अंदर किसी का हॉरोस्कोप चार्ट पढ़ना पॉसिबल है? 10 मिनट, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेना? अच्छा। इतना सब कुछ डिटेल में बताने के लिए यू डोंट इवन नीड टू चेक द चार्ट। अच्छा। हाँ जी, आपको कुंडली को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कुंडली में 12 घर होते हैं ना, इसे देखो, आपकी कॉलोनी के 12 घर, हर घर की खुद की एक कहानी होती है और हर कहानी के अंदर एक किरदार होता है जो उसका हीरो या विलन होता है। तो करियर मैंने बताया 10th हाउस है। 10th हाउस। अब देखिए नक्षत्र लॉर्ड जो बना राहु, वो नंबर दे रहा है 1, 4, 10, 11, 12। तो अगर ये जातक फॉरेन कंट्री से जुड़कर अपना क्लाइंटेज रखेगा तो इस जातक के पास भरपूर काम आएगा। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना हेल्थ का, अच्छी सेहत का, तो पहला घर आपका शरीर हुआ, 5वां घर आपकी हीलिंग हुई और 9वां घर आपकी इम्यूनिटी हुई और 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति, नहीं मुझे ठीक होना है, नहीं मुझे ठीक होना है। तो फॉर्मूला बना 1, 5, 9, 11। संस्कार जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, आप बताएं। बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर, बहुत टाइम बाद आए आप। बिल्कुल। काफ़ी टाइम लगा दिया आपने रिटर्न आने में। जी जी। पर जैसे ऑडियंस को पिछली बार काफ़ी मज़ा आया था हमारे पॉडकास्ट पे, मुझे ऐसा लगता है इस वाले में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्यों? और पहले तो हमें एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं थी, अब हम भी बहुत कुछ सीख के बैठे हैं। वैदिक के बारे में भी समझ के बैठे हैं, केपी के बारे में तो आपने हमें पढ़ाया ही था, बीएनएन के बारे में भी हम समझ के बैठे हैं। तो हमने कुछ पॉडकास्ट से पहले बीएनएन की बात करी थी, तो उसमें हमने सीखा था 1 मिनट प्रिडिक्शन, जिसमें हमारे राजीव जी ने हमें बताया था कि कैसे जब आप एक एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंच जाते हैं उसके बाद आपके लिए इतना सिंपल हो जाता है कि आप किसी का भी चार्ट 1 मिनट में रीड कर सकते हैं। ठीक है। बट जैसे हमने आपसे भी जाना था केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि कैसे वैदिक की एक टेम्पलेट्स क्रिएट कर दी गई हैं जिससे चार्ट रीडिंग बहुत ईजी हो जाती है। करेक्ट। तो आज के पॉडकास्ट में हम यही जानना चाहेंगे कि वो एक्सपर्टीज लेवल जिसके पास नहीं भी है वो भी कितना जल्दी अपना चार्ट पढ़ सकता है। जो इस पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक है, 10 मिनट में अपना चार्ट कैसे पढ़ सकता है। जी हाँ, 10 मिनट पे कैसे आप कंप्लीटली अपना चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, अपने जो भी फ्यूचर प्रेडिक्शंस है वो कर सकते हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है ऑडियंस को, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट प्रेडिक्शंस तो देखा ही था, आज 10 मिनट्स के अंदर भी वो कैसे अपने आप को फ्यूचर को अपना बेटर कर सकते हैं वो आज वो जानेंगे। पर सर देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको पहले भी हमारे साथ देखा है और पास्ट एक्सपीरियंस उनका आपके साथ रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम आपको अभी हमारे साथ देख रहे हैं। तो उनके कनेक्टिविटी को बनाने के लिए कि वो समझ जाएं कि जो आज एस्ट्रोलॉजी के बारे में, केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज देने वाले वो हैं कौन, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर, जिससे ऑडियंस आपको समझ पाए। तो जैसा कि आपने बोला, नाम तो मेरा संस्कार अग्रवाल है और बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में पिछले 13 साल से हूँ। मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी ना, एक बहुत ही बड़ी अच्छी स्टोरी से शुरू हुई थी। हालांकि मेरी जो सिस्टर है ना, वो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो बचपन से ही बोलती थी मेरे पेरेंट्स को कि भाई ये तो एस्ट्रोलॉजी में आएगा, और मैं एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नहीं आना चाहता था। मुझे लगता था ये सिर्फ पागल बनाने की चीज़ें हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुए, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था स्कूल टाइम में। हाँ, पढ़ाई में आज भी अच्छा नहीं, हम भी नहीं थे। वो तो हम भी नहीं थे। तो बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर गए और उन्होंने कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस करी एंड आई वाज शॉक्ड। बचपन में ना मुझे मैजिशियन बनना था, जादूगर। तो मैं स्कूल में जादू की कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स दिखाता था। पहले काफ़ी सारे शोज आते थे टीवी पर, तो उनसे सीख कर मैं दिखाता था। वो हाथों में इतनी बढ़िया सफाई होती थी ना, तो वो जितने भी स्कूल वाले थे सब बोलते थे छोटा जादूगर। आई रिमेंबर। बट जब मैंने एस्ट्रोलॉजी उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें समझी, तो मैंने उसको देखा, यार ये तो कुछ ऐसा मैजिक है जो सीखना पड़ेगा। दैट इज़ बियॉन्ड फ्रॉम मैजिक। मतलब कुछ ऐसी बारीकी से उन्होंने चीज़ें बता दी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। कोई ऐसा फ्रेंड था जो मुझे गलत स्टेप की तरफ लेकर जा रहा था। उन्होंने उसको इनिशियल बताया, मैंने कहा यार ये तो कुछ है, ये अलग चीज़ है। तो मैंने क्यूरियोसिटी से उनसे पूछा, उन्होंने कुछ बुक्स सजेस्ट करी। फिर मैं अपनी सिस्टर के पास भी गया, मैंने उनसे बोला नहीं अब तो मुझे सीखना है। देन आई फाउंड, सीखने में जिस चीज़ को पहले मैं बोलता था कि ये सिर्फ तुक्के का विषय है, बट मेरा थॉट्स ही चेंज हो गए। बिकॉज जब मैंने चीज़ों को समझा, जब मैंने चीज़ों को जाना, तो मुझे ये पता चला दिस इज़ अ प्योर मास्टरपीस ऑफ साइंस। मतलब मैं ये मानता हूँ विज्ञान से भी ऊपर का जो विज्ञान, वो ज्योतिष विज्ञान है। बिल्कुल। तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी। फिर वो एक 7th क्लास का जो बच्चा, एक क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की, कैसे 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 कैसे, तो पता ही नहीं चला कब यहाँ तक पहुँच गए। पर सर आप लोगों से मिलके हमारा भी यही सोचना है कि विज्ञान जो है ये
ज्योतिष विज्ञान ये बहुत ही ऊपर है। तो एक बार फिर से अगर हम एक ब्रीफ समझना चाहें वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी के बारे में, तो क्या कंसेप्ट है केपी का, कैसे वो वैदिक से थोड़ा अलग है? क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में भी वैसे तो आपने क्लियर किया था, पर फिर मैं बोलूँगा कि कई लोगों ने अभी वो लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, तो उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ आप करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए, वैदिक और केपी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ दोनों अलग हैं तो शायद बोलना गलत होगा। आप कुछ इस प्रकार से समझिए, वैदिक एक बहुत विशाल वृक्ष है और उस विशाल वृक्ष की एक बहुत ही विशाल शाखा जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो वैदिक से ही ड्रिवन है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी करने के लिए आपको दुनिया भर के दोष पता होने चाहिए, योग पता होने चाहिए, जिसके नाम से ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना गलत तरीके से, इन्होंने बड़ा नाम खराब किया है। डरा अरे रखा है लोगों को। आपकी कुंडली में तो काल सर्प दोष है, अब निकालो 50,000 रुपए, तभी पूजा होगी, तभी जीवन में उन्नति होगी, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक आतंकवादी में और इनमें बस इतना ही फर्क है कि वो बंदूक दिखाते हैं और ये ग्रहों को दिखा के डराते हैं। बट केपी में ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बोला, टेम्पलेट्स बना दिए गए हैं, तो आप कुछ इस तरीके से समझिए कि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या करा ना, जो वैदिक का पूरा सिस्टम था ना, जो फैला हुआ सिस्टम था, उसे एक बहुत ही सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया। लेट कृष्णमूर्ति जी, बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी की फुल फॉर्म है कृष्णमूर्ति पद्धति। तो बेसिकली जो हमारे लेट कृष्णमूर्ति जी थे, जिन्होंने विज्ञान बनाया था, उन्होंने से इतना सिस्टम के तौर पे बनाया जहाँ पर आप ट्विन बर्थ, जो कि मात्र 45 सेकंड के भीतर भी होते हो ना, तो भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। अगर आप वैदिक की बात करेंगे तो वैदिक में D150 चार्ट तक जाना पड़ता है इतनी एक्यूरेसी के लिए, और D150 चार्ट सच बताऊं तो कोई सॉफ्टवेयर देता नहीं, और जो देता है वो भी गलत देता है। D150 मतलब एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो एक लगन होती है वो 120 मिनट की होती है, तो आपको पता ही होगा। तो 120 मिनट का 150वां भाग वो कुछ सेकंड्स में आएगा, है ना। तो उससे हमारा ड्रिवन होता है, उससे हम BTR भी करते हैं। बट केपी में आप बिना इतने ज़्यादा टेक्निक्स के, मतलब इस चीज़ के लिए लोगों को 30-40 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन केपी में 3-4 महीने पुराना एस्ट्रोलॉजर एक 30-40 साल पुराना एस्ट्रोलॉजर को बीट कर सकता है। अच्छा, यस, दैट इज, मतलब उनके जो प्रेडिक्शंस होते हैं चैलेंज कर सकता है। ओके, है ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, तो आप लोग भी जानते हैं, अगर कोई भी, अब मैं बिजनेस की भी बात करूं, अगर बिजनेस एक सिस्टम से होता है ना, तो शायद उसे बनाने में 2-3 महीने लगते हैं, लेकिन अगर सिस्टम बिखरा हुआ हो ना, तो 2-3 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो बस यही समझ लो, एक सिस्टम में समेटा हुआ विज्ञान केपी एस्ट्रोलॉजी। ओके। तो अब तो सर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अब लोगों को भी ये समझ आ गया कि भाई केपी से आप बहुत जल्दी चीज़ों को कवर कर सकते हैं एकदम। तो लोगों के माइंड में होगा कि भाई अब मैं कैसे इस चीज़ को कवर कर सकता हूँ। तो क्या, देखिए 10 मिनट वाली बात जाने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कितना ईजी है, और कितना ईजी अगर कोई नया, कोई भी, जैसे मैं हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे क्या क्या सोच करके आना होगा आपके पास तक, और किस तरीके से मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को सीख सकता हूँ? सबसे पहले तो देखिए, जो केपी है ना, केपी को सीखने के लिए आपको बिल्कुल शून्य होकर आना होगा। ठीक है। द थिंग इज कि आजकल ना यूट्यूब पर इतने ज़्यादा पॉडकास्ट और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कोई केपी को कुछ बोल देता है, कोई कुछ लोग बोलते हैं केपी काम नहीं करता, केपी में BTR की ज़रूरत होती है। बट द थिंग इज़ दे नेवर ट्राइड। और वही वाली बात है ना, जब किसी चीज़ को ट्राई ना करो और चीज़ों को जब तक अंदर से घुसकर ना जानो ना, तब तक पता नहीं चलता उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। सही बात है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर सीखना है तो पहले तो सब कुछ शून्य करके आओ। दूसरी चीज़, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ज्योतिष विद्या एक विज्ञान है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, अब किसी ने आपको बोल दिया जो सूर्य होता है ना, सूर्य ग्रह आत्मा कारक है, सुना होगा, पर क्यों होता है? नहीं, रील पे ही सुना है सर ये। रील पे ही सुना है ना, तो वो रील वाली दुनिया में ना इतना ही नॉलेज मिलता है, बिल्कुल है ना। तो बेसिकली क्या है कि जो सूर्य है वो आत्मा कारक का एक कारण उसका सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में ही छुपा है। समस्त सोलर सिस्टम को जो चला रहा है वो सूर्य ही है। अगर एक दिन सूर्य उदय ना होना तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी और पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे और सारी साइकिल डिस्टर्ब्ड। सब कुछ सूर्य क्या है? सूर्य पूरे हमारा पालन पोषण कर रहा है, हमारी जीवन को चला रहा है। और अगर हम अपने शरीर की बात करें, अपने शरीर को कौन चलाता है? आत्मा। बिल्कुल सही। तो इसी वजह से सूर्य, क्योंकि सोलर सिस्टम को चला रहा है, इसीलिए सूर्य को आत्मा कारक माना गया। हमारे जो ऋषि बात लिख कर गए ना, वो बहुत लॉजिकल होती थी। चंद्रमा को बोल दिया पानी का प्रतीक है, लोग बोलते हैं हाँ होता होगा। इमोशंस का प्रतीक है, होता होगा।
हृदय माना जाता है ना, मन इंसान का चंद्रमा है, बट वेयर आर द लॉजिक्स? द लॉजिक इज द मोस्ट फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द एंटायर सोलर सिस्टम इज मून, क्योंकि सूर्य के चक्कर नहीं, उसे तो पृथ्वी के चक्कर लगाने हैं, तो वो विद इन 24 आवर कंप्लीट चक्कर लगा लेता है, यानी कि 24 घंटे में वो पृथ्वी के गोल चक्कर काटता है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट बन जाता है। और जितनी भी पृथ्वी पर तेज गति से चलने वाली चीज़ें हैं वो सब चंद्रमा के अधिकार में आएंगी। तो तेज गति से चलने वाली चाहे फरारी हो या तेज गति से चलने वाला आपका हृदय, मन, क्योंकि मन की तो गति कोई नाप ही नहीं पाया, इसीलिए जो ऋषि मुनि थे उन्होंने चंद्रमा को मन का कारक माना। बेसिक साइंस में पढ़ा होगा कि जब चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है तो चंद्रमा की जो बढ़ने की वजह से ग्रेविटी होती है ना, उसकी वजह से समुद्र का पानी पीछे की साइड पुश रहता है, हाई टाइड्स आती हैं, है ना, बिल्कुल। और जब चंद्रमा घटने की कगार पे आता है, मावस की कगार पे आता है, तो चंद्रमा की ग्रेविटी कम होने की वजह से बड़े बड़े ज्वार भाटे, बड़ी बड़ी सुनामियाँ उसी दौरान आई हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो साइंस आज बोलता है 100-200 साल पहले के एनालिसिस से, पर 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले ऋषि तो यही लिख के गए थे ना, चंद्रमा पानी का प्रतीक है। सो एवरीथिंग हैव अ लॉजिक, हैज़ अ साइंस, बट हम इतने शायद समझदार नहीं, डेवलप नहीं कि हम उसे समझ पाएँ। तो मैं यही बोलता हूँ, चीज़ सीखनी है ना, शून्य होकर आओ, ताकि कभी जिंदगी में दोबारा ज्योतिष को रटने की ज़रूरत तो ना पड़े। और ऐसा क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी में कि इससे 10 मिनट के अंदर प्रिडिक्शन या 10 मिनट के अंदर किसी का हॉरोस्कोप चार्ट पढ़ना पॉसिबल है? 10 मिनट, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लेना? अच्छा, कमाल की बात पता है क्या है केपी एस्ट्रोलॉजी में? अगर आपको प्रेडिक्शंस ही करनी है तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी की खासियत ये है, चार्ट तो आप जानते ही होंगे, और बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, उन्हें बस पता होगा कुंडली तो होती है, कुछ तो होता है, उस पर चित्र बने हुए होते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्ट करने के लिए, किसी को ये बताने के लिए कि उसके पास पैसा कैसा रहेगा, उसकी सेहत कैसी रहेगी, सर्जरीज होंगी या नहीं होंगी, उसके पास करियर में, प्रोफेशन में वो क्या कर सकता है और क्या कर रहा होगा, क्या करके वो बेहतर प्रोफेशन बना सकता है, वो पहला व्हीकल अपना क्या लेगा, 2 व्हीलर लेगा, 4 व्हीलर लेगा, यानी इतनी डिटेल्ड प्रेडिक्शन। क्या वो ऐसा तो नहीं जो वो व्यक्ति है वो बहुत जल्दी अपने घर बदलता है, उसके ट्रांसफ़र बहुत होते हैं, या फिर वो बड़ा चंचल मन का है, एक जगह बैठता नहीं। इतना सब कुछ डिटेल में बताने के लिए यू डोंट इवन नीड टू चेक द चार्ट। अच्छा, हाँ जी, आपको कुंडली को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो सर नई बात बता दैट दी इज आज। समथिंग इंटरेस्टिंग। और वही केपी की एक बहुत बढ़िया खासियत है, क्योंकि केपी ना कस्पल सबप्लॉट्स पे काम करता है। 10 मिनट तो आपने ज़्यादा बोल दिया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है शायद अगर आप बोलें तो उसके फंडामेंटल को समझाने में 10 मिनट लग जाएं, लेकिन एक बार फंडामेंटल समझ गए तो शायद 1 मिनट लगेगा आपको इन सारे क्वेश्चंस के उत्तर देने में। ओके। यस। तो मतलब 10 मिनट से भी पहले हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर कोई समझना चाहे, देखिए अब हम बहुत बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक इन द सेंस कि मैं हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारी ऐप चलती हैं, आप किसी भी ऐप से अपना चार्ट निकाल सकते हैं, जिसको कुंडली कहते हैं। तो अब मैंने कुंडली अपने हाथ पे ले ली है और मैं जानना चाहता हूँ, अपने 3-4 चीज़ों पे ये दुनिया घूमती है, जिसमें हमारा हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन, ये सब चीज़ें ही आती है। तो अगर मेरे को फर्स्ट अगर मुझे ये समझना हो अपने करियर से रिलेटेड, तो मुझे क्या देखना होगा उस अपने चार्ट के अंदर? जैसे आपने बताया कि मैं ना चार्ट देखते हुए भी उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, तो कैसे सर? मैं नहीं, अब आप भी समझ पाएंगे और ऑडियंस भी समझ ही पाएगी, सारी ऑडियंस समझ पाएगी। तो सर करियर से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो करियर से शुरू करते हैं, लेकिन करियर से पहले ना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को छोड़ते हैं अभी, थोड़ा सा ना अभी बात करते हैं बढ़िया से। सो अभी रिसेंटली मूवी कौन सी देखी है आप लोगों ने? पता नहीं सर, मैं तो बहुत साल हो जाते हैं। बहुत साल हो जाते हैं। आपने कौन सी देखी है? पता नहीं मुझे तो। चलो रिसेंटली अगर किसी मूवी वैसे ही देखेंगे तो मतलब ऐसी खाली बैठे थे, तो मैंने अभी बर्फी मूवी देखी थी। चलो, बर्फी मूवी काफ़ी, इट वाज अ मास्टरपीस, राइट? काफ़ी बढ़िया। तो बहुत बढ़िया मूवी थी। तो अगर मैं बात करूं कि बर्फी मूवी जब बनी होगी तो ऐसा तो नहीं ना उनके डायरेक्टर सुबह सोकर उठे होंगे और डायरेक्ट बोले आज तो मूवी बनाते हैं, नहीं, और बनाते बनाते स्टोरी लिख लेते हैं, नहीं ना। पहले स्टोरी डिसाइड हुई होगी, बिल्कुल, है ना। पहले स्क्रिप्ट लिखी गई होगी कि भाई एक मूवी बनाएंगे जिसमें हम एक पर्सन को दिखाएंगे जो बहुत केयरिंग होगा, एक पर्सन होगा जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो सकता है, एंड इस तरीके से स्टोरी बनाएंगे, और स्टोरी पूरी लिखी गई। स्टोरी लिखने के बाद जो भी वहाँ पे एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, या साइड एक्टर है, विलन है, हीरो है, व्हाटएवर, उन सबके करेक्टर्स भी तो डिसाइड किए गए होंगे ना, मतलब उनके ऑडिशंस हुए होंगे, जो उस करेक्टर में परफेक्ट फिट आया उसको वो करेक्टर मिल गया। दरअसल यही सूत्रा एस्ट्रोलॉजी में काम करता है। ओके। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स। नंबर 1 स्क्रिप्ट होती है जो ओवरऑल मूवी के बारे में, यानी ओवरऑल पिक्चर बताती है।
ठीक है। और उस ओवरऑल पिक्चर का जो हीरो है या विलन है वो ग्रह होता है जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लीड कर रहा होता है। ओके। सीधी सी बात है, कुंडली में 12 घर होते हैं ना, आप इसे 12 हाउसेस मत देखो कुंडली के, इसे देखो आपकी कॉलोनी के 12 घर। हर घर की खुद की एक कहानी होती है ना। हर घर की, मेरे घर की मेरी कहानी होगी, आपके घर की आपकी कहानी होगी। इसी प्रकार 12 घरों में अपनी खुद की एक कहानी होती है और हर कहानी के अंदर एक किरदार होता है जो उसका हीरो या विलन होता है। हर घर के अंदर कोई ना कोई हीरो या विलन तो होता है ना। या दूसरी भाषा में बोले ना तो हम ये बोल सकते हैं कि हर घर में ना कोई एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होता है। भाई मेरे केस में तो मैं हूँ, है ना। तो आपके घर में भी हो सकता है कोई स्टोरी टेलर हो बहुत अच्छा, जो अपनी पुरानी बातों को बहुत अच्छे से बताता हो। बेसिकली 12 घरों में हर एक घर का एक डिसाइडेड कस्पल सबलॉर्ड होता है। ओके। एंड दैट प्लैनेट इज द स्टोरी टेलर। ओके। स्क्रिप्ट एक तो होती है ओवरऑल हाउस की। उस हाउस की स्क्रिप्ट में 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है ना वो होता है राशि लॉर्ड, RL जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली राशि लॉर्ड या साइन लॉर्ड बात एक ही है। तो राशि लॉर्ड जो होता है ना वो 2 घंटे तक, यानी एक राशि 2 घंटे तक सेम रहती है। ओके। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। 2 घंटे तक सेम रहने की वजह से क्या 2 घंटे के भीतर जितने बच्चे पैदा होंगे सबकी डेस्टिनी सेम होगी? नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। फिर आता है लेवल नंबर 2, थोड़ा और बेटर लेवल, उसे हम बोलते हैं नक्षत्रा लॉर्ड। ओके। नक्षत्रा लॉर्ड 55 मिनट तक सेम रहता है। तो 55 मिनट के भीतर जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबकी डेस्टिनी सेम होगी। इज इट पॉसिबल? नहीं। पॉसिबल। फिर आता है सब लॉर्ड, यानी नक्षत्रा लॉर्ड को भी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड करते जा रहे हैं हम लोग, बायफोगेशन करते जा रहे हैं। तो पहले राशि लॉर्ड को डिवाइड कर दिया, तो राशि लॉर्ड को जब नक्षत्रा लॉर्ड में डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल जो 27 नक्षत्र होते हैं उनको पर्टिकुलर डिवाइड किया, तो लगभग एक राशि के अंदर 2.5 नक्षत्र पड़े। इसी प्रकार उन 2.5 नक्षत्र को भी फर्दर डिवाइड कर दिया 9 पार्ट्स में। वो बन गया फिर उप नक्षत्र, जिसे हम बोलते हैं सब लॉर्ड। अब हर एक सब लॉर्ड छोटे से छोटा 2 मिनट और बड़े से बड़ा 7-8 मिनट का होता है। ओके। और इसमें भी फिर सूक्ष्म लेवल आ गया सब लॉर्ड, जो कि 45 सेकंड्स में भी बदल जाता है। तो अब बताओ एक्यूरेसी यहाँ मिलेगी या फिर खाली राशि लॉर्ड देखकर मिलेगी? बिल्कुल यही मिलेगी। इसी वजह से कस्पल सबलॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, कस्प का मतलब जो होता है ना, दैट इज अ टर्म क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अ हाउस। ओके। किसी भी घर का सबसे नजदीकी बिंदु, या आप ये कह लो किसी भी घर का हीरो या फिर विलन कौन होगा वो कस्प बताएगा। और दूसरी भाषा में जानू ना तो 12 हाउसेस की हमने बात की थी ना, तो हाउसेस एक नाम है, इसे कुछ लोग भाव भी बोलते हैं। भाव मतलब अपने भाव प्रकट करना। अब केपी में समझ लो इसे क्या बोलते हैं, कस्प। वही वाली बात है, आपका नाम कुणाल है, प्यार से आपके दोस्त आपको किसी और नाम से भी बुला सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम प्यार से केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस ना बुला के कस्प बुला लेते हैं समझने के लिए, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो किसी के लिए भी। तो कस्प आया और कस्प का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट हुआ सब लॉर्ड, इसे हम बोलते हैं कस्पल सब लॉर्ड। ओके। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। खाली कस्पल सब लॉर्ड पकड़ लो किसी भी घर का, और कस्पल सब लॉर्ड पकड़ने के बाद आप प्लैनेट देखो, प्लैनेट के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको, नक्षत्र नाड़ी में जाओ, वहाँ पर जाके फॉर्मूलाज होते हैं, हर घर से फॉर्मूला बनते हैं। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा करियर का। जी। अब देखो हमारे ना 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हमारी लास्ट उसमें भी बात हुई थी इस बारे में, लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी हमारी बात हुई भी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो धर्म का त्रिकोण होता है ना वो होता है 159, और जो अर्थ का त्रिकोण होता है, अर्थ मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो हम जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे पैसा कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो वो त्रिकोण होता है 2 6 10। 2 6 10 साउथ की दिशा भी होती है। तो आपने सुना होगा कि साउथ की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर साउथ डिस्टर्ब हो जाए तो पैसा नहीं आता, ऐसा बोलते हैं। तो साउथ डायरेक्शन फाइनेंस को दिखाते हैं, 2 6 10 भी फाइनेंस को दिखाता है। ये 2 6 10 करियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। अब 2 6 10 अगर प्लैनेट अपनी स्क्रिप्ट के अंदर देगा तो वो क्या हो गया, हीरो, यानी वो आपके करियर को एक्सीलेंट रखेगा। लेकिन वहीं पर जो नेगेटिव हाउसेस होते हैं ना, धर्म त्रिकोण 1 5 9, क्योंकि एक बात है, या तो आप पूरा दिन काम 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 कर लो या फिर पूरा दिन राम 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 कर लो, दोनों में से एक ही चीज़ अच्छी सूट करेगी। तो इसीलिए 159 आर द विलन। तो अगर यही 10th कस्पल सब लॉर्ड
क्योंकि 10वां घर जो होता है ना वो होता है प्रोफेशन का, और वो भी इसलिए होता है क्योंकि शनि का कुदरती घर है वो, और शनि कर्म का कारक है। वो बोलता है तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, एंड दैट इज द रीजन। तो 10th कस्पल सबलॉर्ड 159 देगा अपने नक्षत्र या सबलॉर्ड लेवल पे, तो वो बन गया विलन आपके करियर का। और वहीं पर अगर वो देगा 2, 6, 10, 11, वो बन गया हीरो। ओके, बस इतना सिंपल है। आप बोले तो करके दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करके प्लीज, दिखाएंगे क्योंकि तो लोगों थोड़ा को और पता easy लगना चाहिए कि उनके चार्ट में ऐसा क्या है जिससे उनका करियर पता लगे। बिल्कुल। तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी कि अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो 10th CSL, कस्पल सबलॉर्ड को हम CSL बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अगर वो प्लैनेट जो भी बनता है, वी नीड टू इग्नोर द प्लैनेट नंबर, क्योंकि जो प्लैनेट होता है ना वो किसी भी चीज़ का माध्यम होता है। ओके। पर प्लैनेट की भी एक स्क्रिप्ट है ना, तो उसमें प्लैनेट लेवल 1, लेवल 2 पे नक्षत्र लॉर्ड और लेवल 3 पे सब लॉर्ड आते हैं, है ना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, लेवल 1 इज नक्षत्र लॉर्ड, लेवल 2 इज सब लॉर्ड, है ना। अब हमें प्लैनेट के नंबर से इग्नोर करके नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के नंबर को देखना है, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट है। अगर ये 159 देगा, अगर ये इसको जैसे 15 सर और इजी बनाने के लिए एक बार ना आप कुंडली भी एक फ्रेम पे बना दीजिए। ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो क्योंकि यही बोल रहा हूँ ना, देखनी नहीं पड़ेगी कुंडली। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो 159 हो गया, ये हो गया विलन। और अगर यहाँ पर 159 की जगह आ जाए 2, 6, 10, तो ये हो गया हीरो। ऐसे ही सब लॉर्ड लेवल पे भी। अब देखो, ये तो सिंपल, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये तो आपने लिख दिया है, प्रेडिक्शंस कैसे होंगी। चलो प्रेडिक्शंस पे आते हैं। एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ वेरी इजी टू अवेलेबल, एस्ट्रोसेज, बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, कहीं पे भी आपको ये मिल जाएगा, है ना। इसमें करना क्या है, आपको बिल्कुल नीचे आ जाना है, ऑडियंस को, सबको बिल्कुल नीचे आकर सिंपली केपी सिस्टम पे क्लिक करना है। ओके, वंस यू विल क्लिक ऑन द केपी सिस्टम, अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद टाइम डालना है जिसमें AM PM की गलती ना हो। ओके, टाइम डालने के बाद अपनी बर्थ प्लेस एंड देन गेट हॉरोस्कोप या शो चार्ट। अभी मैं कोई सेव चार्ट देख लेता हूँ अगर इसमें हो तो। चलो हम एग्जाम्पल का ले लेते हैं एक चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, यू डोंट इवन नीड टू चेक द चार्ट। ये देखो, ये केपी चार्ट होता है जो बेसिक कुंडली होती है, जो आपने कहीं ना कहीं देखी होगी अपने पत्रे में, या फिर आजकल एस्ट्रोलॉजी में अवेयरनेस तो बहुत हो ही गई है, तो ऐसी चीज़ें तो समझ में आती हैं। यानी कि जैसे ही आप डालेंगे वो अपने आप बन के आ जाएगा एकदम। लेकिन केपी सिस्टम पे जाना है इसके लिए। ओके, फिर आता है राशि चार्ट, हमें देखना ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है, वी नीड टू इग्नोर, और सीधा आपको आ जाना है कस्प टेबल पे। ओके, हमने चार्ट स्किप कर दिए ना, चार्ट तो हमने देखी नहीं, प्रॉमिस किया तो निभाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ना आपको 1 से लेकर 12 तक पूरे घर दिख रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। अब 1 से लेकर 12 तक ये क्या है, ये है कस्प। ओके। और हमें क्या ढूंढना है, कस्पल सबलॉर्ड CSL। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की जो हेडलाइन है वो है SL। SL इंडिकेट्स साइन लॉर्ड, नॉट सब लॉर्ड, क्योंकि ये एस्ट्रोसेज में थोड़ा ये अलग आता है, नहीं तो RL लिखा होता है राशि लॉर्ड, बट साइन लॉर्ड और राशि लॉर्ड बातें जो भी आपके ज़ोडिएक का जो भी हाँ ज़ोडिएक का जो होता है, तो हमने तो पढ़ा था, ये तो हमें इग्नोर ही करना है। फिर आप स्टेप नंबर 2 पे गए, नक्षत्र लॉर्ड, ये कौन है, सैटर्न, ऐसे मतलब सैटर्न। और फिर हमें NL के बाद मिलता है SB मीन्स सब लॉर्ड। आगे आपको SS भी मिल जाता है, लेकिन हमें SS पे सब लॉर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जब जुड़वा बच्चों की हम प्रेडिक्शंस करते हैं तब हम जाते हैं जनरली। तो अब देखो SB में नीचे क्या लिखा है, पहले घर के आगे जुपिटर। ओके, है ना, जुपिटर, यानी आपके पहले घर का कस्पल सबलॉर्ड कौन बना, जुपिटर। अब कैसा हो कि मैं आपसे बोलूं यहाँ पर आए और उसके बाद सीधा आपका अगला स्टेप होगा नक्षत्र नाड़ी। पहले एक काम करते हैं, कस्पल टेबल पे वापस जाते हैं, क्योंकि करियर की बात हो रही है, करियर से जुड़े रहते हैं। तो करियर मैंने बताया 10th हाउस है, 10th हाउस आपको दिख रहा है यहाँ पर, और 10th के आगे कस्पल सबलॉर्ड जो बना वो कौन बना, मर्क्यूरी। ME लिखा हुआ है, दैट डिनोट्स मर्क्यूरी, है ना। चलो अब मैं कुछ नहीं करूँगा, सीधा आई विल कम टू द नक्षत्र नाड़ी। मैं आ गया नक्षत्र नाड़ी पे। नक्षत्र नाड़ी पर मुझे यहाँ पर मर्क्यूरी ढूंढना है प्लैनेट लेवल पे। मैंने देखा प्लैनेट लेवल पे मर्क्यूरी ये आ रहा, मर्क्यूरी 4-7 दे रहा है जी। मैंने बोला था इग्नोर करना है मर्क्यूरी को, तो मर्क्यूरी अपने परिणाम नहीं, अपना नहीं, वो अपने नक्षत्र और सब लॉर्ड के रिजल्ट देगा। अब देखिए नक्षत्र लॉर्ड जो बना राहु, वो नंबर दे रहा है 1, 4, 10, 11, 12, 10, 11।
हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हाउसेज हैं पॉजिटिव हाउसेज, और हमारा जो विलन था वो क्या था 159, 159। तो 1 नंबर तो आ रहा है लेकिन पॉजिटिव टीम ज़्यादा है। ओके 10 और 11 नंबर गेंस भी होते हैं, तो ये पॉजिटिव टीम है। तो ये क्या बोलती है, बोलते भाई मैं प्रोफेशन बढ़िया रखूंगा, लेकिन हालांकि एक नंबर है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे, अकेला फील हो करवा सकता हूँ, लेकिन प्रोफेशन तो मैं ठीक रखूंगा। ओके अब 12वां घर जो होता है वो किसका होता है, 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर फॉरेन लैंड्स। तो अगर ये जातक फॉरेन कंट्री से जुड़कर अपना क्लाइंटेज रखेगा तो इस जातक के पास भरपूर काम आएगा। ओके दूसरी चीज, सब लॉर्ड अंत बताता है, तो अंत में जो सब लॉर्ड है दैट इज वीनस, और वीनस क्या दे रहा है 3, 6, 8। अब अगेन हमारे पास 2, 6, 10 पॉजिटिव था, तो 6 नंबर पॉजिटिव आ गया ना, 159 विलन है ही नहीं यहाँ पर कोई भी। तो मैं क्या बोलूँगा, इस पर्सन का जो भी इसका काम रहेगा, जो भी ये करता होगा, ये ऑलरेडी अच्छा कर रहा होगा और ये अपने प्रोफेशन में राइज करेगा। ओके यानी सिर्फ नंबर्स को देखकर आपने बता दिया, यू डोंट इवन नीड टू चेक द चार्ट। और कितनी देर लगी आपको ये देखने के लिए कि 159 है या 2610 है। शायद अभी मुझे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लग गया होगा, लेकिन आई एम श्योर आप कोई दूसरी कुंडली खोल के शायद आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये देखने के लिए कि 159 है या फिर 2610 है। जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही है उसी तरफ आपका करियर चलेगा। 159 ज़्यादा होगा ना, बार बार जॉब में स्विच होना, जॉब ना लगना, बहुत आइसोलेट फील करना, या फिर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आना, प्रोफेशन में चेंजेस आना। पहले मान लो आप जॉब करते थे एज अ सेल्स पर्सन, फिर मान लो आपने अपनी जॉब स्विच करी, यार सेल्स में मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं अभी हम लोग आईटी सेक्टर में चले जाते हैं, आईटी सेक्टर में काम कर लिया, यार मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चले जाते हैं। ये 159 का काम है, ये आपको चेंजेस देता रहेगा। आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस ने सीखा है वो जब अपने चार्ट में 159 देखेंगे और वो इससे रिलेट करेंगे तो सबसे पहले वो कमेंट में आके बोलेंगे आपसे कि दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। इतना जल्दी हम प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट शायद कर ही नहीं सकते। और ये ऐसी नहीं है कि 70-40% होगा। आई एम बेटिंग अगर टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2, 4, 6 मिनट का तो चलो चल जाता है, लेकिन किसी को टाइम नहीं पता तो बात अलग है। लेकिन अगर टाइम में डिफरेंस नहीं है ना, सो आई एम लाइक मैं गारंटी देता हूँ सामने वाला इसको रेजोनेट करेगा और कमेंट में ज़रूर लिख कर जाएगा कि दिस इज़ ब्रिलियंट। सर इसके बीच में मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने तो बता दिया कि 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्री के लिए होता है कि आप वहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। अगर कोई मेरी तरह, चलो ऑडियंस को छोड़े, मैं अपने लिए लेता हूँ कि मुझे अगर समझना हो कि कौन सा जो हाउस है वो क्या बोलता है, तो वो मैं कैसे समझ सकता हूँ? देखिए, एक ऐसे इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा दैट अ लेमैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, है ना, लाइक मी। जी। बेसिकली जो 1 से लेकर हमारे 12 घर होते हैं ना, ये हर घर कुछ ना कुछ अपने आप में रखते हैं। मैंने बोला ना हर घर की एक कहानी है, तो उसी प्रकार इन 12 घरों की एक कहानी है। अगर मैं बात करूं पहला घर, तो पहला घर आपका नेतृत्व करता है, आपके बारे में, मेरे बारे में, मतलब मेरी कुंडली में मेरा पहला घर, आपकी कुंडली में आपका पहला घर, यानी आपके बारे में बताता है। तो सीधी सी बात है, आपका अच्छा बुरा, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी हाइट, आपकी बिल्ड, आपका स्ट्रक्चर, इवन आपका जो लॉन्जिविटी है, आपकी जो जनरल हेल्थ है, कुछ लोग बड़े हेल्दी रहते हैं और कुछ लोग आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं, ये सब चीज़ें पहला घर बताता है। समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले मेरे शरीर को आत्मा की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि जब माता के पेट में होता है तो मांस का ही तो टुकड़ा होता है जिसमें पहले प्राण आता है, हार्ट बीट चालू होती है, तब जाके बच्चा पनपना शुरू होता है ना। तो इसीलिए समस्त ब्रह्मांड में सबसे पहले मेरे शरीर को, यानी पहला घर आपका शरीर है, तो क्या मिले, आत्मा, इसीलिए पहला घर आपको दिखाता है। ठीक है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसको क्या मिलती है, उसकी छोटी फैमिली, माँ बाप और कोई बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। तो सेकंड हाउस इज अ हाउस ऑफ फैमिली। दरअसल जो दूसरा घर है वो एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग है, किसी भी चीज़ को जोड़ना दूसरा घर है। जैसे मैं शब्दों की बात करूं तो दूसरा घर स्पीच को दिखाता है, क्योंकि हम शब्दों को जोड़कर बात कर रहे हैं, है ना। तो दूसरा घर क्या, जब आप जैसे ही पैदा हुए तो आपके साथ कौन जुड़ गया, आपकी फैमिली। जैसे ही आपकी फैमिली जुड़ी, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने पैरों पे चलना शुरू करता है, तो बच्चे को पैरों पे चलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है करेज की, साहस की। तो तीसरा घर करेज, साहस का है। बच्चा कई बार जब चलना सीखता है तो आसपास में पड़ोस में जाता है, पड़ोसी उसे खिलाते हैं, है ना। पड़ोस में बच्चा अक्सर आपने देखा होगा कि ले जाते हैं, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, उठा के ले गए गोदी में, तो जो नेबर है वो तीसरा घर भी है। Okay. अब
तीसरा घर वैसे तो बड़े छोटे भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चा जब इस लेवल पे आ जाता है तो कई बार पेरेंट्स दूसरा बच्चा भी प्लान कर ही लेते हैं कि चलने लगा, बोलने लगा, चीज़ें ठीक है, सेटल डाउन हो गई, बोलने भी लगा, बातूनी भी बन गया, तो तीसरा घर कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। ओके। है ना। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो स्कूल में तो भेजेंगे ना। कुंडली का जो चौथा घर होता है ना, वो कुदरती चंद्रमा का होता है और चंद्रमा को माता का प्रतीक माना गया है, और चौथा घर कुंडली में एजुकेशन का है। अब आप ही बताइए कि आपकी या मेरी जीवन की सबसे पहली शिक्षक हमारी माता नहीं थी? बिल्कुल। इसी वजह से चौथे घर को एजुकेशन का माना जाता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, तो एजुकेशन के दौरान ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप तो चालू हो ही जाता है। तो पंचम भाव उस लव रिलेशन को दर्शाता है, क्योंकि जो पंचम भाव है ना, वो चीज़ है जो कुदरती उत्पन्न होती है, नेचुरल क्रिएशन। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, जो परमात्मा बना के भेजता है, जैसा बना के भेजता है। इसीलिए पंचम भाव आर्टिस्टिक टैलेंट का है, क्योंकि जो आर्टिस्टिक आर्ट होती है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कभी कॉपी नहीं किए जा सकते। जो अंदर की कला है ना, वो कभी कॉपी नहीं की जा सकती। ऐसे ही पंचम भाव से संतान भी देखी जाती है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मैनमेड प्रोसेस तो IVF हो गया, वो 4th हाउस होता है, वो हर घर अपने से 12वें घर को डिस्टर्ब करता है। तो पंचम भाव नेचुरल क्रिएशन है, तो उससे 12वां उससे जस्ट पीछे वाला होगा। तो वो नेचुरल क्रिएशन को डिस्टर्ब करके IVF दे देता है, लेकिन नेचुरल क्रिएशन तो 5th हाउस है। इसी प्रकार जो प्रेम है, प्रेम कभी बनावटी नहीं हो सकता, है ना। लोग लैला मजनू की मिसालें देते हैं, पता नहीं क्यों। मिसाल देनी है तो राधा कृष्ण की दो ना। उनसे ज़्यादा मैं बोलूँगा प्रेम की परिभाषा उससे ज़्यादा बेहतर तो हो ही नहीं सकती। तो पंचम भाव लव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब जहाँ तक थोड़ा बड़ा हुआ, एजुकेशन भी हुई, लव रिलेशनशिप में भी आया, अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब भाई घर वालों का प्रेशर है, या तो नौकरी कर या तो व्यवसाय कर। तो जहाँ तक क्या करता है, थोड़ा सा अपने घर दिनचर्या चलाने के लिए एक अच्छी जॉब पकड़ लेता है। कुंडली का जो छठा घर है, वो नौकरी को ही तो दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, सेवा को दर्शाता है। अच्छा, वैसे तो कुंडली का छठा घर शत्रु भी है, बीमारी भी है, पर उसके पीछे भी कारण है। छठा घर अगर मैं बोलूँ तो वो शत्रु का घर है। क्या बीमारी हमारा शत्रु नहीं होती? बिल्कुल। लेकिन नौकरी कैसे आई? तो नौकरी ऐसे आई कि अगर कहीं पे नौकरी करेंगे, तो अगर कोई आपको लाख रुपए की जॉब सैलरी दे रहा है, तो वो आपसे बदले में 2-5 लाख रुपए का काम तो एक्सपेक्ट करता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अपने घर अपनी जेब से तो कोई देगा नहीं। तो जो आपका लॉस हो रहा है, वो भी एक प्रकार से एनिमी ही हुआ। और जब इंटरव्यू देने जाते हो तो हज़ारों लोग बैठे होते हैं, जिसमें से एक का सिलेक्शन होता है, तो वो क्या सारे आपके एनिमी नहीं? एनिमिटी इस वजह से देखी जाती है। लेकिन ओवरऑल हम चलते हैं, लव रिलेशन भी हो गया, और तो और नौकरी भी बढ़िया लग गई। अब फैमिली वाले क्या बोलेंगे, चलो भाई शादी कर लेते हैं। तो कुंडली का 7वां घर शादी को ही तो दर्शाता है, मैरिज का हाउस होता है। ये मैरिज को दिखाता है, ओपन एनिमी को दिखाता है। एवरीथिंग हैव अ लॉजिक। कोई भी चीज़ जो हमारे ऋषि मुनि है ना, उन्होंने ऐसे ही नहीं डाली है। तो 7वां घर शादी को तो दर्शाता है। शादी को भी क्यों दर्शाता है? 7th हाउस इज ओपन एनिमी। हम एक दूसरे के लिए ना 7th हाउस है, मेरे लिए आप 7th हाउस हो, आपके लिए मैं 7th हाउस हूँ, क्योंकि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो इसी वजह से जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है, कस्टमर्स होते हैं जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द 7th हाउस। लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं ओपन एनिमी। तो पार्टनरशिप में एनिमी कैसी हुई? एनिमी ऐसे हुई कि मान लो आप लोगों ने, हम तीनों ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू करा, जिसमें लाख रुपए का हमने मुनाफा किया। अब वो 3 पार्टनरशिप में 30% में बट गया। तो कहीं ना कहीं भले ही हम तीनों की वजह से काम चल रहा है, पर नुकसान तो है। ऐसे ही जब कस्टमर आता है, मान लो ये पेंसिल आपकी मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार से कम की नहीं होगी, तो 15 हज़ार की पेंसिल है, तो ऐसा तो नहीं कि 15 हज़ार का ही मुनाफा हुआ होगा, कंपनी को बनने में 2-3 हज़ार का तो कॉस्ट आया होगा ना। तो आपके पास से चीज़ तो चली गई ना। तो ये भी एक प्रकार से ओपन एनिमी। और हस्बैंड वाइफ क्यों? जब इंटरकोर्स यानी फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, तो उस समय जो एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी लॉस को ओपन एनिमी की कंसिडरेशन में रखा गया है। तो शादी भी हो गई। अब इतिहास गवाह है, शादी होने के बाद परेशानियां तो आती हैं, चाहे लव कर लो चाहे अरेंज कर लो, डिफिकल्टीज आती है। उसके पीछे का भी कारण है मैनेजमेंट। देखो, फीमेल्स अपने घर में पहले भी मैनेज कर रही होती हैं, नए घर में आके भी वो मैनेज करती ही हैं, बट कहीं ना कहीं अगर मेल्स एनर्जी की बात करूँ तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। फीमेल्स मेल्स दोनों को कहीं ना कहीं होती है। फीमेल्स को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब चीज़ें बदल जाती हैं उनके लिए, तो समझ में आता है। तो अष्टम भाव ऑब्स्टेकल्स का है, परेशानियों का है, प्रॉब्लम्स का है, डेली वेजेस का है। अब शादी होगी तो खर्चे तो बढ़ेंगे। बिल्कुल सही। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नवा घर जो धर्म कर्म के कार्यों का है।
जब घर में परेशानियां आएंगी तो घर में एक पूजा पाठ भी रखते हैं ना, शादी के बाद भी जब थोड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो लगता है यार एक ग्रह शांति के लिए पूजा करवा दें। बिल्कुल। तो नवा घर पूजा पाठ को, धार्मिक स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, और नवा घर पिता को भी दिखाता है डीएनए होने की वजह से, पर नवा घर दरअसल गुरु का है। ओके। जुपिटर बेसिकली इसका नेचुरल हाउस है, लेकिन गुरु मतलब एक शिक्षक, नॉट जुपिटर प्लैनेट, एक शिक्षक, एक टीचर, दैट इज़ द 9th हाउस। तो 9th हाउस से क्या होता है कि पिता कई बार गुरु या शिक्षक बन के बच्चों को समझाते हैं कि ठीक है परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में भी आई थी, कोई बात नहीं, पूजा पाठ करवा लेते हैं। अब इस बीच में 9 घर हो गए, 3 घर बचे हैं, तो सीधी सी बात है जातक ने अपना एक बहुत बड़ा समय व्यतीत कर लिया। फिर जब जातक रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है तो उसका स्टेटस एक अलग ही लेवल का होता है, क्यों उसने ज़िंदगी भर मेहनत करी, ज़िंदगी भर बहुत अच्छे से अप्रोच किया, अपने सारे काम पूरे किए, तो अब उसको मिलता है अवार्ड। 10th हाउस स्टेटस अवार्ड इसको ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो 10th हाउस से हमें क्या मिल गया, स्टेटस मिल गया, अवार्ड मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया। एंड आफ्टर दैट जब 10वें घर से जातक रिटायरमेंट ले लेता, बोलते हैं ना अरे शर्मा जी ने क्या काम किया, अरे वर्मा जी ने तो अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत करी है, आज देखो किस मुकाम पे पहुंच गए, इज्जत मिलती है, स्टेटस मिलता है। रिटायरमेंट हो जाती है तो अब इंसान ने सब कुछ देख लिया, अब बारी आती है रिटायरमेंट के बाद, यार मुझे ना अपनी धर्म पत्नी के साथ ना 5 स्टार होटल में खाने जाना है, विदेश घूमने जाना है, मुझे अपने बच्चों की शादी करवानी है। इच्छाएं जागरूक होती हैं, क्योंकि उसने अभी तक तो अपनी सारी इच्छाएं मारी अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इच्छाएं रह जाती है। तो 11वां घर क्या है, विश फुलफिलमेंट, इच्छाओं का घर है। तो यहाँ पर जातक अपनी सारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करने के बाद जब 12वें घर की तरफ जाता है तो 12वां घर होता है मोक्ष का। तो जब सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है तो मोक्ष में विलीन हो जाता है, यानी जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर अंत हो जाना। अच्छा, 12वां घर मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर सही शब्द में बोलूं तो 12वां घर आइसोलेशन है, अकेलापन। आपको शायद पता होगा कि पहले के दौर में जब ये ज्योतिष बना था स्पेशली, तो जो राजघराने के लोगों के लिए बनाया गया था, और राजघराने के जो लोगों में गलती कर देता था कोई, तो उसको एक सजा मिलती थी जिसका नाम था देश निकाला। अब जब उसे देश से निकाल दिया जाएगा, वो किसी दूसरे देश में जाएगा, वो बेचारा तो अकेला पड़ गया ना, बिल्कुल, वो आइसोलेट हो गया ना अपने आप में। तो 12वां घर उसी आइसोलेशन की बात करता है, इसीलिए 12वां घर प्रिजन की बात करता है, या हर वो जगह जहाँ पर जातक आइसोलेट हो जाए। हॉस्पिटल में जातक आइसोलेट हो जाता है, बिल्कुल। प्रिजन में जातक आइसोलेट हो जाता है, एज वेल एज जब वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है ना, तो भी जातक आइसोलेट ही होता है। और अनजानी अनचाही दुनिया 12वां घर, इसी वजह से तो जो विदेश है उसे 12वां घर बोलते हैं, क्योंकि वो दुनिया जो आपने पहले देखी ही नहीं, जहाँ के लोग अलग, जहाँ का कल्चर अलग। तो ये पूरा साइकिल है 1 से लेकर 12 घरों का। आई एम श्योर आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं आपकी ऑडियंस की ये 12 घर कैसे काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ कट करके रख लो, जिससे कि जब भी देखना हो तो सुन लेना एक बार। करेक्ट। तो सर हम करियर की अभी बात कर रहे थे, तो करियर में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है किसी का भी कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, मैं किस लिए बनाऊं? बहुत बढ़िया, अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली मैं इसका आंसर नंबर्स में ही दूंगा। 6ठा घर किसका होता है, नौकरी का जी, और 7वां घर किसका होता है, व्यापार का। मैंने बताया बिजनेस पार्टनरशिप या बिजनेस, रिटेल बिजनेस। तो सीधी सी बात है, अगर आपका 10th कस्पल सब लॉर्ड जो प्लैनेट बना है वो अपने एनएल लेवल पे 6 नंबर या एसएल लेवल पे 6 नंबर ज़्यादा दे रहा है, तो आप जॉब के लिए बने हो, और 7 नंबर ज़्यादा दे रहा है तो व्यापार के लिए बने हो। सिंपल। इसीलिए बोलता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी क्लैरिटी देती है, पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऑडियंस के भी आएगा, सर 6-7 दोनों दे दिए तो। जब 6-7 दोनों देता है तो भाई सीधी सी बात है, जॉब भी करो और साइड बिजनेस भी करो। आपकी डेस्टिनी आपसे डिमांड कर रही है। या फिर दोनों में से कुछ भी कर लोगे तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, दोनों करो ना। या फिर व्यापार कर रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडिंग वाला व्यापार करो, सेवा वाला व्यापार करो, क्योंकि 6ठा घर सेवा का है। तो जैसे अब मैं बात करूं 6-7 किन किन लोगों में एक्टिवेट हो सकता है, 6-7 एक्टिवेट हो सकता है जैसे ओयो के जो ओनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ओयो कंपनी बनाई है, क्योंकि वो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओयो इतना बड़ा होटल इंडस्ट्री में होने के बावजूद ओयो का खुद का कोई होटल थोड़ी है, वो सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। जैसे मैं बात करूं उबर के ओनर, ओला, उबर, दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर। आज उबर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है, पर खुद की एक टैक्सी नहीं है, सारी सर्विस पे तो चलती हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस करो, ये 6-7 का बिजनेस है। 6ठा घर और 7वां घर, जो 6 और 7 नंबर जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो ओके। यस। अभी अगर बात करें हेल्थ की, कि किसी को प्रिडिक्ट करना हो कि भाई मेरी लाइफ में चल के हेल्थ में कोई हर्डल्स आ सकते हैं या मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो कैसे पता लगता है?
देखिए सारा खेल इन नंबरों में छुपा है। बिल्कुल, वो और तो ये समझ नंबर- आ गया। ये नंबर कौन से हैं? ये नंबर घर के हैं, जो हाउसेस हमने पढ़े। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो पहला घर आपका शरीर है, जी। छठा घर मैंने बीमारी बताया था ना। एक सूत्र और समझ लो, हर घर से पीछे वाला घर समझ लो। जब कोई घर तरक्की करता है ना, या आप तरक्की करते हो, तो आपके पड़ोसी या कोई ना कोई सगा संबंधी तो आपको पीछे खींचेगा, वो नहीं चाहता आप आगे बढ़ो। तो हर घर से जो पीछे वाला घर है ना, वो नहीं चाहता वो घर आगे बढ़े, इसलिए उसके कारक तत्व को डिनाई कर देता है, एंटी हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, छठा घर बीमारी का है, तो पांचवां घर बोलेगा मैं तो नहीं होने दूंगा बीमार, तो पांचवां घर हो गया हीलिंग का। ओके। 12वां घर अगर लॉस का है तो 12वें से जस्ट पीछे वाला 11वां घर हो गया, जो गेन्स की बात करता है। दूसरा घर फैमिली देता है, तो पहला घर आपको बैचलर रखेगा, क्योंकि फैमिली से बायकॉट कर देगा। तो ऐसे काम करता है। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना हेल्थ का, अच्छी सेहत का, जो विलन है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो हीरो है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहला घर आपका शरीर हुआ, पांचवां घर आपकी हीलिंग हुई, और नवा घर आपकी इम्यूनिटी हुई, और 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति, नहीं मुझे ठीक होना है, नहीं मुझे ठीक होना है। तो फॉर्मूला बना 1 5 9 11। जब भी ये नंबर्स आते हैं ना, ये बताते हैं जातक, जब भी कोई प्लैनेट ये नंबर देगा तो जातक की हीलिंग अच्छी होगी, यानी वो होगा हीरो सेहत के लिए। लेकिन वहीं पर अगर 6th हाउस जो डिजीज़ का है, 8th हाउस जो एक्सीडेंट्स का है, जो सर्जरीज का है, क्योंकि वो डिफाइंड चीज़ें हैं, वो 8th हाउस ना ऐसी चीज़ है जो पता नहीं कब आ जाए। खर्चे जैसे मैंने बोला, पता नहीं कब कहाँ से आ जाए, है ना। डेथ पता नहीं कब आएगी, किसको कैसे आएगी, पर सब डरते हैं। तो 8th हाउस वो अननोन फियर है, वो अननोन थिंग है, वो एक सीक्रेसी है जो किसी को नहीं पता, इसीलिए सर्जरी 8th हाउस है। अब मान लो किसी का 6-8 बार ऑपरेट, और 12वां घर जो होता है 12th हाउस इज हाउस ऑफ हॉस्पिटल, आइसोलेट करेगा ना। 6-8 बार ऑपरेट हो जाए, सेहत में जिंदगी भर परेशान है। ओके। यानी सर्जरीज मल्टीपल होना, हॉस्पिटलाइज्ड होना, है ना, मल्टीपल डिजीज होना, कोई ना कोई बड़ी बीमारी के साथ जीवन व्यतीत करना, ये 6-8-12 का प्रतीक है। ओके। सिंपली मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ, जी, जी, तो बिल्कुल और भी सर। अच्छे से ऑडियंस समझ पाएगी। दरअसल क्या है ना, फंडामेंटल तो बता दिया, अब आपको बताता हूँ कैसे 1 मिनट के अंदर आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्टॉप वॉच चालू कर लेना तो ये लो अभी दिखा देते हैं आपको। सीधा सबसे पहला स्टेप कस्पल टेबल पे गए, दूसरा स्टेप पहले घर का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर बना, दिख रहा होगा आप सबको जी, जी। एसबी के नीचे, और तीसरा स्टेप नक्षत्र नाड़ी पे चले जाओ, यहाँ पर जुपिटर को देख लो। अब मैं जुपिटर की बात करूँ तो जुपिटर के नंबर इग्नोर करेंगे, पर जुपिटर का एनएल भी जुपिटर ही है, तो अब इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर्मूला क्या था, 6-8-12 नेगेटिव होगा, 1 5 9 11 पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर मुझे एक नंबर दिख रहा है जी। जो कि हेल्थ की बात करता है, यानी सेहत अच्छी दे दी। जुपिटर का भी जो वो है, हम बोलेंगे एसएल, वो क्या बना, मून, और मून क्या नंबर दे रहा है, 4 5। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, यहाँ पर विलन है या हीरो है, 5 तो हीरो है, हीरो है, हीलिंग है, यानी ये जातक बीमार नहीं पड़ेगा आसानी से। ये जातक का कभी भी बीमारी आती है, जीवन भर कभी ये बिस्तर नहीं पकड़ेगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। देखो छोटा मोटा खांसी जुकाम हो जाना है, कोई परेशानी हो जाना है, वो दशाओं का खेल भी हो सकता है, पर इस जातक को जीवन भर कोई परेशानी नहीं आएगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। ओके। कितनी देर लगी आपके स्टॉप वॉच में? शायद 1 मिनट पूरे हुए नहीं। अभी नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं सर, जो आज के डेट में चैट चलती है या फिर जो काफ़ी सारी ऐप चलती है, तो उसमें भी इसी तरीके से प्रेडिक्शन होते हैं, क्या वो रियल है? देखिए ये तो हमारी प्रैक्टिस है। एक एआई या फिर जो आजकल एआई के बहुत चल रहे हैं, वो कभी ह्यूमन को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, तो आई एम नॉट श्योर कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं। और दूसरा, ये जो टेक्निक्स है ना, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में है ना, तो अगर कोई वैदिक वाला है तो शायद दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस टेक्निक। पर अगर वैदिक वाला है ना, तो वैदिक में बहुत सारे पैरामीटर्स ढूंढने पड़ेंगे। शायद 10 मिनट में प्रेडिक्शन नहीं होगी इतनी एक्यूरेसी के साथ, जहाँ पर मैं 95% की गारंटी ले रहा हूँ। बट इस पॉडकास्ट के बाद आपको जो भी टॉपिक यहाँ पर आप मुझसे पूछेंगे, उस टॉपिक पे 95% की एक्यूरेसी एक लेमैन भी दे सकता है। क्योंकि इस पॉडकास्ट से पहले ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई है ना, हमें एक चीज़ के बारे में भी नहीं पता था। सिर्फ जितना केपी के बारे में आपने लास्ट टाइम बताया था, उतनी चीज़ें हमें पता थी बेसिक्स का, बट ये सब कि सबलॉर्ड कैसे देखते हैं, हाउसेस के क्या मीनिंग होते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता था। बट अभी इतना तो समझ आ रहा है कि मैं अपना चार्ट खोल के इतनी चीज़ें तो समझ पाऊंगा। एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस भी इस तरीके से ही सीख गई होगी, जिस तरीके से हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी था, बिल्कुल। है ना। अब देखिए हेल्थ हो गया, अब हमने करियर के बारे में भी समझ लिया,
तो एक और चीज़ हम समझ लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि अगर रिलेशन के कौन से हीरो होते हैं और कौन से विलन होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया जी। तो रिलेशनशिप का एक ही हीरो और एक ही विलन। अच्छा। या फिर हम बोलें विलन के तो पर्सपेक्टिव ऐसे हो सकता है, साइड विलन भले ही हो जाए बट विलन एक ही है, लव रिलेशनशिप का। ओके। लव रिलेशनशिप का एक विलन है, लेकिन अगर आप मैरिज रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो तीन विलन आ जाते हैं फिर। तो लव रिलेशनशिप की पहले बात करते हैं। लव किस घर से देखा जाता है? 5th हाउस से। 5th कस्पल सबलॉट पकड़ेंगे। 5th कस्पल सबलॉट जो प्लैनेट बनेगा उसके नक्षत्र में देखेंगे, अगर 4 नंबर आ गया तो आपका जीवन में एक ना एक बार तो लव रिलेशन ब्रेक होगा ही होगा। बी रेडी। Okay. और ये भी हो सकता है कि 4 के साथ 5 नंबर आ गया तो ये भी हो सकता है पहले आपका लव रिलेशनशिप टूटेगा, उसके बाद आपकी दूसरे लव सक्सेसफुल होकर मैरिज हो जाएगी। ओके। हाँ, लेकिन अगर 4 के साथ 9 नंबर आ जाए, 4 and 9, तो लव रिलेशन तो टूट गया। और 9th हाउस जो होता है, दिस इज द हाउस ऑफ स्ट्रेंजर। ओके। तो फिर क्या होगा? अरेंज मैरिज होगी। यस, लव रिलेशनशिप टूट के अरेंज मैरिज हो जाएगी। सीख गए हम तो। और इस वजह से हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप का जो एक विलन वो है 4 नंबर। ओके। हाँ, मैरिज में अगर मैं बात करूं तो शादी का घर जो होता है ना वो होता है 7th हाउस। अब मैं सीधी सी बात बोलूं कि कृष्णमूर्ति जी ने ना एक बात बोली थी, बचपन में आपने पोयम तो पढ़ी होगी अपने हिंदी के एक चैप्टर में, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ निभाना। तो कृष्णमूर्ति जी, लेट कृष्णमूर्ति जी ने भी ना इस विज्ञान को यही सिद्धांत दिया, एक अकेला घर रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने काम को देने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा हम ग्रुप ऑफ हाउस पकड़ रहे हैं। 1 5 9 11 इज हीरो, है ना, 6 8 12 इज विलन, हेल्थ के लिए, है ना, वेल्थ के लिए भी हम अभी, प्रोफेशन के लिए भी अभी हमने पढ़ा। तो हम ना टीम की बात करते हैं, तो शादी के लिए टीम लगती है 2 7 11। एंड शायद आपको ये लॉजिक्स तो मतलब ये नंबर्स तो इंटरनेट पे मैं बोलता हूँ 2000 से भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, पर मैं विश्वास करता हूँ आप कॉम्बिनेशंस बनाओ। शादी में 2 7 11 क्यों आया? दूसरा घर मैंने बताया था, एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को जुड़ना। और फैमिली, जब शादी होती है तो फैमिली में ही तो मेंबर एड ऑन होगा ना। तो दूसरा घर फैमिली का हो गया, 7वां घर वो बॉन्ड हो गया, वो मैरिज हो गई, है ना, वो रिलेशन हो गया। और 11th हाउस क्या है? समाज, सोसाइटी। जब शादी करते हो ढोल नगाड़े बजा के तो सोसाइटी को यही तो मैसेज देते हो ना, दैट वी आर गोइंग टू मैरिड टुडे, है ना। सो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं 11th हाउस सोसाइटी भी और इच्छा पूर्ति भी है। शादी का लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो 11th हाउस आपका वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो 2 7 11 हो गया। अब 2 से पीछे वाला शादी खराब करेगा। दूसरा अगर फैमिली है, आपको फैमिली देगा, तो पहला अगर क्या रखेगा? बैचलर, यानी 1 नंबर मैरिज के लिए प्रॉब्लमेटिक। 7वां घर शादी देता है, बॉन्डिंग देता है, तो छठा घर क्या देगा? बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस, इसीलिए हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओके। 11वां घर इच्छा पूर्ति है, तो 10वां घर अरे यार क्यों शादी कर ली, इच्छा ही खत्म हो गई शादी करने की, या शादीशुदा जिंदगी से इच्छा खत्म हो गई। ईगो भी देता है, ईगो के कारण मैरिज में प्रॉब्लम आती है। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड अपने नक्षत्र लेवल पे 2 7 11 जितने अधिक देगा उतनी बढ़िया शादी, और जितने 1 6 10 देगा उतनी खराब। विद एग्जांपल ले लेते हैं सर, बिल्कुल ले लेते हैं। दोबारा से 1 मिनट का चैलेंज है सर। चलिए जी, तो 1 मिनट का चैलेंज फिर से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं कस्प टेबल पे। अच्छा, जो लोग हिंदी में देखते हैं ना, उसमें मैं बता देता हूँ, कस्प का नाम भाव सिंधी के नाम से आता है। ओके। ठीक है ना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर कस्प तो नहीं आ रहा, तो भाव सिंधी होता है। अब भाव सिंधी या कस्प बोले, इसमें हम देखते हैं 10th कस्पल सबलॉर्ड कौन बन रहा है? मर्क्यूरी। इसमें जो कस्पल सबलॉर्ड्स है ना वो सेम हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं नक्षत्रा नाड़ी पे। अब अगर मैं मर्क्यूरी को देखूं तो मर्क्यूरी अपने नक्षत्र पे राहु पे क्या दे रहा है? 1 4 10 11 12। 1 10 आ गया, 11 बेचारा अकेला पड़ गया। अब 1 10 आ गया और साथ के साथ 12। 12 घर क्या है? द हाउस ऑफ लॉस, यानी ये डिवोर्स या सेपरेशन दिखा रहा है। और अगर हम आगे बढ़ें और अब बात करें मर्क्यूरी के बाद वीनस की, तो वीनस भी क्या नंबर दे रहा है? 3 6 8। ओके। अगेन 8 नंबर क्या है? कोर्ट। ओके। तो क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, ईगो की वजह से, और ज़्यादा अब शादी में इच्छा ना होने की वजह से जातक ने कोर्ट केस फाइल कर दिया, क्योंकि उसको चाहिए डिवोर्स। अब ये चार्ट जिसका भी होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस पर्सन का डिवोर्स निश्चित है। ओके। यस। वैसे तो सर ये डेमो हमने ले रखा। अच्छा, ये तो वैसे भी यहाँ एग्जाम्पल लिया था करंट टाइम के हिसाब से, बट व्हाटएवर जो भी मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है उसका डाइवोर्स कंफर्म्ड है, ओके। सेपरेशन कंफर्म्ड है, ओके,
है ना। तो अगेन 1 मिनट का चैलेंज हमारा शायद ये तो कंप्लीट हो सर गया। कंप्लीट हो गया। बहुत मज़ेदार सर, बहुत मज़ेदार। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेडिक्ट वेरी इजीली। तो मुझे ऐसा लगता है अब तो ऑडियंस भी समझ गई होगी सर, अगर अभी भी नहीं समझ पाएंगी तो फिर कुछ नहीं कह सकते। पर ठीक है, अभी देखिए एकदम से तो नहीं समझ आता, जिसके लिए ये सब कुछ नया है उसको समझने में टाइम तो लगता ही सर। आपको 12-13 साल हो गए तब जा कर के कहीं ना कहीं अभी भी हमें चीज़ों को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमें भी कम से कम 2-3 साल हो गए आप लोगों के साथ काम करते करते, और पिछले 1.5-2 साल हो गए हमें आपके साथ पॉडकास्ट बनाते बनाते, और तब भी हमसे कोई सामने से एकदम से क्वेश्चन कर दे तो हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, सोचने लग जाता है कि भाई क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो ऑडियंस को भी इतना नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो समझ ही नहीं पाया, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सबको समझ आ और ये जाएगा। पॉडकास्ट बार बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। 2-3 बार देखेंगे ना तो वो प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे फिर। उनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो भी डेवलप हो जाएगा फिर। तो वो फिर बार, और गूगल पे और भी जगहों में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर पढ़ें उसको, और इस पॉडकास्ट को आप रिपीट देखेंगे बार बार तो समझ जाएंगे। सर देखिए, अब सीख तो लिया लोगों ने, अब सीख भी लिया, समझ भी लिया, और उनको समझ भी आ गया होगा। कुछ लोगों को नहीं आया तो वो बार बार इस पॉडकास्ट को देख के समझ जाएंगे। पर कॉमन मिस्टेक्स आपको क्या लगती है सर, कि कॉमन मिस्टेक इंसान क्या करता है? अगर हम उसको नंबर पे बोले कि 3 ऐसी कॉमन मिस्टेक बताइए जब कोई सीख रहा होता है या फिर उसको सीख चुका होता है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो ज़्यादातर करते हैं? सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, लोग हाउसेस और राशियों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पता है क्यों? मैं हमेशा ना एक बात बोलता हूँ, हर चीज़ के ना रिसोर्सेज होते हैं, और जो उन रिसोर्सेज को यूज़ करता है उसे उसी नाम से बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, क्योंकि बड़ा कॉमन है हमारे इंडिया में, हर कोई देखता ही हो, बिल्कुल। तो क्रिकेट की बात करूं तो बैट हो गया, बॉल हो गए, स्टंप्स हो गए, दीज आर द रिसोर्सेज जो इनको इस्तेमाल करेगा, दीज आर द क्रिकेट प्लेयर्स। ऐसे ही बैडमिंटन की बात करूं, बैडमिंटन हो गए, शटल कॉक हो गया, नेट हो गया, है ना। तो जो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा वो बैडमिंटन प्लेयर। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास 3 मेजर रिसोर्सेज हैं, 12 हाउसेस, 12 राशि और 9 ग्रह। ये 3 रिसोर्सेज को जो इस्तेमाल करता है वही तो होता है एस्ट्रोलॉजर। सो बेसिकली सबसे बड़ी गलती जो एक बिगनर करते हैं वो 12 हाउसेस और 12 राशि में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप कुंडली देखेंगे, अब केपी एस्ट्रोलॉजी में तो मैंने आपको बोला कुंडली देखनी ही नहीं है, तो इसलिए आपके लिए सरल हो गया। लेकिन कुंडली में कई बार पहले घर में 4 नंबर लिखा होता है, कई बार 6 लिखा होता है, तो वो सोचते हैं छठा घर है। इसको छोटा सा डिस्क्राइब करूंगा, फिर शायद वो कभी ये कॉमन मिस्टेक नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, 12 घर और 12 राशि दोनों में फ़र्क क्या है। घर एक ऐसी चीज़ है जो, मान लीजिए आज शुभम जी ने एक घर खरीदा, मुंबई में घर खरीदा, बहुत बढ़िया आलीशान बंगला खरीदा आपने, और आपने बंगले की रजिस्ट्री करवा ली। अब आपको वापस ट्रैवल करना है टूवर्ड्स द दिल्ली। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अब आपने क्योंकि रजिस्ट्री करवा ली है तो आप बाउंड हो गए हैं, अब आप उस बंगले को छोड़कर नहीं आ सकते? बिल्कुल नहीं। यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, बट क्या बंगले को साथ लेकर आ सकते हो बांध कर? बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल। तो जो कुंडली के 12 घर होते हैं, घर ही तो है, घर कभी मूव कर ही नहीं सकते, घर हमेशा फिक्स होते हैं। अब जो रॉ घर होता है ना, उसमें कोई नंबर प्लेट भी नहीं होगी, लेकिन जब उसके अंदर कोई रहने जाएगा तो एक नंबर प्लेट तो लगाएगा ना। तो जो घर होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घर नंबर 1 मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। सो बेसिकली मैंने ना आप एक चार्ट कास्ट किया है आपको समझाने के लिए। ये एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है, ये बिल्कुल नेक्स्ट चार्ट है, इसके अंदर कोई नंबर कुछ नहीं लिखे। जनरली लोग गलती क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो लोग सोचेंगे दिस इज द 4th हाउस। ऐसा नहीं। सबसे पहली गलती मेरी भी यही हुई थी। हाँ, तो एक एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर, सबसे पहले लोग यही गलती करते हैं, बट अब नहीं करेंगे। ये जो कुंडली है ना, ये बॉक्सेस है ना, ये समझ लो आपका प्लॉट है जी। ये बॉक्स नंबर 1 है, ये एक प्लॉट है। अब ये प्लॉट मान लो, घर मान लो, ये तो कभी मूव कर ही नहीं सकता, इसको हम लिख देते हैं हाउस नंबर 1। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये हो गया हाउस नंबर 2, ये हो गया हाउस नंबर 3, ये हो गया हाउस नंबर 4, ये हो गया हाउस नंबर 5, ये हो गया हाउस नंबर 6, ये हो गया हाउस नंबर 7, ये हो गया आपका हाउस नंबर 8, ये हो गया हाउस नंबर 9, ये हाउस नंबर 10, ये हाउस नंबर 11 और ये हाउस नंबर 12। ये 12 घर हैं जी। लेकिन ये 12 घर ही हैं। इन 12 घरों के जो स्वामी हैं वो कहीं भी घूम सकते हैं, यानी प्लैनेट्स कहीं भी बैठ सकते हैं किसी भी घर में, दे आर नॉट बाउंड। ऐसे ही हर घर को अब खरीदार तो चाहिए ना, और जब खरीद लेते हो तो आप नंबर प्लेट भी तो लगाते हो ना। तो इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पर नंबर अगर 6 पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि आज हाउस नंबर 1 का खरीदार 6 नंबर है, 6 नंबर का लॉर्ड है। 6 नंबर जो होता है ना, बुध की राशि होती है। तो इस घर का जो लॉर्ड है, जो मैंने बताया था ना, राशि लॉर्ड स्क्रिप्ट का,
तो वो सबसे पहले राशि लॉर्ड जो होता है वो यही होता है। तो सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये करना बंद करें। हम ये बोलेंगे कि 6 नंबर जो है वो हाउस नंबर 1 में है। अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ 12 नंबर ये लिखा है तो ये 12वां घर नहीं है, ये कौन सा घर है? ये 12वीं राशि, और घर कौन सा? हाउस नंबर 7। 7वें घर में 12वीं राशि पड़ी है। इसी प्रकार अगर मैं 10वें घर की बात करूं 12, 1, 2, 3, तो हम बोल सकते हैं तीसरी राशि 10वें घर में पड़ी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और लोग सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड मिस्टेक जो एक फ्रेशर या एक बिगनर करते हैं। बीइंग एज अ, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने भी ये गलतियां करी थी। इसके अलावा दूसरी गलती मैंने क्या करी थी, आई गॉट कन्फ्यूज्ड बिटवीन नक्षत्र। ओके। तो वो 27 नक्षत्र याद करने बैठ जाते हैं लोग, और वो 27 नक्षत्रों के बारे में जानने लग जाते हैं। मैं ये बोलता हूँ सिंपल सी बात, वो एक अलग पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड। लोगों ना इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इसे रटो मत, इसे समझो। हर घर का अपने आप में एक मतलब है विद अ लॉजिक। हर प्लैनेट का खुद में एक मतलब है विद अ लॉजिक। तो रटो मत। दूसरी सबसे बड़ी गलती, लोग रटने की कोशिश करते हैं। लोग इसमें विज्ञान नहीं तुक्के ढूंढते हैं। और तीसरी गलती ये कि लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष सीखकर वो भविष्यवाणी करने लग जाएंगे। सच बताऊं, भविष्यवाणी करनी है ना तो सीखने की क्या ज़रूरत है, मैं सिखा देता हूँ आपको, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। किसी के पास जाके बोल देना आज का तेरा दिन बहुत बुरा जाएगा, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ, ऐसे ही मन कर रहा था बोल दिया, हो गई भविष्यवाणी। अब या तो सही होगी या तो गलत होगी, यही तो कर रहे हो आप इनडायरेक्टली। तो ज्योतिष विद्या भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी तो सही गलत दोनों में से कुछ भी हो सकती है। आपने 50 लोगों को जाकर बोला कि आज तेरा दिन बहुत बेकार जाएगा, और भगवान ना करे, भगवान ने आपका साथ दे दिया, 20 लोगों का बुरा चला गया, तो 20 लोग आपके पास आ गए, बन गया ना परमानेंट क्लाइंट आपका। ऐसे मत करना। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, और ये चीज़ नहीं करनी। ज्योतिष विद्या कर कर आप भविष्यवाणी नहीं, काउंसलिंग करना सीखोगे। हाउ टू काउंसिल। अक्सर बोलते हैं ना, काश मैंने ये काम ना किया होता तो आज मैं कहीं और होता। उस काश को ख़त्म करने के लिए ही ज्योतिष का निर्माण किया गया है कि आप सही समय पर सही डिसीजन लो, और फिर कभी जीवन में ये ना बोलो काश। ये 3 मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। संस्कार जी, बहुत मज़ा आया आज, सच में एक्चुअल में बहुत मज़ा आया कि जो चीज़ें आपने आज बताई हैं हमने कभी ना तो यूट्यूब पे ये देखी थी, कहीं भी इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ हमने काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बट ये हमारे लिए बहुत नया था। तो बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने शुरू से लेकर के एंड तक सुन लिया इस पॉडकास्ट को, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि उसको समझ आ ही जाएगा केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और वो कुछ ना कुछ, जैसे आपने बताया, वो कास्ट वाला जो वर्ड है ना, उसको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा बाहर निकाल पाएगा। एग्जैक्टली। तो काफ़ी मज़ा आया आज, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर। Thank you so much. Thank you so much for inviting me. Thank you so much.